हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को, सेक्रीफाइसिंग रेशियो को कैसे फाइंड आउट करना है। नई फर्म के नए पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे आपको फाइंड आउट करना है, और जो ओल्ड पार्टनर अपने हिस्से का जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनके बदले में न्यू पार्टनर कितनी गुडविल लेके आएगा और वो गुडविल को इस सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो हमने देखा था। आज मैं आपको बच्चे जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व्स पड़ा होता है फर्म के अंदर उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात को। अब ए एंड बी दो पार्टनर थे फर्म में, ए एंड बी, ठीक है। अब ए एंड बी अपनी फर्म को बहुत अच्छी तरीके से चलाते थे। नया पार्टनर आ रहा है एज ए पार्टनर सी। अब सी के एंटर होने से पहले ए एंड बी ने जो भी ए एंड बी ने जो भी अपना रिजर्व क्रिएट किया हुआ था फर्म का, तो वो रिजर्व क्या सी को भी दिया जाएगा? मतलब कि मेरा क्वेश्चन ये है, आप ए में बी, हम दोनों बिजनेस करते हैं, बहुत मेहनत की हमने इस बिजनेस को डेवलप करने की। अब बच्चे, जब नया पार्टनर आता है उससे पहले हमने एक पिगी बैंक बनाई थी, जो कि पिगी बैंक में हम कुछ रिजर्व है ना वो बनाते हुए रखते थे। वो रिजर्व जो हमने रखा उसमें क्या नए आने वाले पार्टनर को हिस्सा दिया जाएगा? आप बोलोगे नहीं सर, ऑफ कोर्स नॉट। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस है, प्रॉफिट और लॉस, या फिर किसी तरीके का रिजर्व पड़ा हुआ है फर्म के अंदर, तो इस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस में और इस रिजर्व में नए आने वाले पार्टनर को कुछ भी नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, ए एंड बी ने 50,000 रुपीज का जनरल रिजर्व क्रिएट किया हुआ था। कितना बनाया था जनरल रिजर्व? 50,000 का। तो ये जनरल रिजर्व पहले ये बताओ क्यों बनाया जाता है? तो कि भाई कभी भी फर्म के अंदर किसी अमाउंट की रिक्वायरमेंट हो या फिर कोई मुसीबत आन पड़े तो उस टाइम पे हम इस रिजर्व को यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ आप लोग कि हम घर पे पिगी बैंक क्यों रखते हैं? कोई फैमिली फ्रेंड्स है, कोई रिलेटिव्स है, वो हमें शुकन के तौर पे कोई पैसा देके जाता है घर पे, कहीं से कुछ कवर आता है शगुन का, वो हम रखते हैं और साइड में रख देते हैं। क्यों? क्योंकि भाई जब जरूरत पड़ेगी तो काम आएगा। ये हुआ जनरल रिजर्व। तो इस तरह के जनरल रिजर्व को जो फर्म ने, ये रिजर्व बनता कहां से है? अपने प्रॉफिट में से। तो फर्म ने अपने प्रॉफिट में से ये जो जनरल रिजर्व बचा के रखा था, बना के रखा था, क्या इस प्रॉफिट में सी को हिस्सा दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि सी है ना वो आज हमारा पार्टनर बन रहा है, तो कि भाई आज के बाद ये पार्टनर होगा, लेकिन आज से पहले के ट्रांजैक्शन में वो पार्टनर नहीं बनेगा। वो तो सीधी सीधी बात है। अच्छा, यदि पुराने फर्म का कोई ओल्ड लॉस है तो वो लॉस को भी क्या नए आने वाला पार्टनर शेयर करेगा? नहीं ना। एक और एग्जांपल मैं बताता हूं आप लोगों को, ध्यान से सुनना। मान लो कि मैं और आप दोनों एक रूममेट है, हम एक रूम के अंदर रूममेट के तौर पे रहते हैं। अब हमसे जब हम यहाँ पे रहने आए उसके बाद वॉश बेसिन थी वो हमसे टूट गई हुई है, एक लैंप भी टूटा हुआ है, एक दो स्विच काम नहीं कर रही है, हीटर खराब हो रखा है। तो जब नया रूममेट आएगा तो ऑफ कोर्स वो आके पहले बोलेगा ना कि भाई ये जितना यहाँ पे टूटा फूटा सामान है उसका मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा। तो हमने क्या कहा कि भाई एक काम कर, तू बाहर बैठ, हम पहले अपने पुराने रूम को ठीक ठाक कर लेते,
फिर बाद में तू आना। तो क्या हुआ कि जो भी पुराना पोर्शन था, वो पुराना मतलब कि जो भी ओल्ड हमारे पास ट्रांजैक्शन था, उसे हम कंप्लीट करके ही नए पार्टनर को एंटर करेंगे। तो हमने वॉश बेसिन ठीक करवा दिया, जो स्विचेस खराब हुई थी वो ठीक करवा दिया, फिर वो हमने कांच टूटा हुआ था वो भी लगवा दिया, हीटर था खराब वो भी हमने सही कर दिया। इतना करने के बाद हम वो रूममेट को एंटर करेंगे अपने रूममेट में, मतलब कि उसको एंटर करेंगे हमारे बिजनेस में कि भाई आओ हमारे साथ रहो। अब देख लो, अब यदि कुछ नुकसान हुआ तो उसमें तुम भी अपने शेयर के हिसाब से भुगतना पड़ेगा, तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा। समझ में आई बात? तो इस तरीके से यदि फर्म के अंदर कुछ पुराना सामान पड़ा है, उस पुराने सामान में क्या आएगा, ध्यान से सुनना। या तो वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस हो सकता है, या फिर वो किसी तरीके का रिजर्व होगा। अब ये सामान आपको कहां से मिलेगा? तो कि भाई इसके लिए आपको बैलेंस शीट में जाना पड़ेगा। फर्म की बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड है ना, आपको मिलेगा जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, ठीक है, या फिर लिखा होगा रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व या तो रिजर्व फंड। उसके बाद कंटिंजेंसी रिजर्व। कंटिंजेंसी रिजर्व मतलब कि आपातकालीन, जब कभी भी तत्कालीन जरूरत पड़ने पे यूज कर सको, उसे कंटिंजेंसी रिजर्व बोला जाता है। आमतौर पे ये जनरल रिजर्व के जैसा ही होता है, सिर्फ नाम अलग दिया गया है। उसके बाद आता है वर्क्समैन कंपेंसेशन रिजर्व एंड वर्क्समैन एक्सीडेंट रिजर्व और फंड। अब ये दोनों क्या है? तो कि भाई कभी कभार जो वर्कमैन हमारे होते हैं, जो हमारे पास एम्प्लॉइज है, अब वो यूनियन के बदौलत हमसे कुछ हमारे ऊपर कुछ क्लेम कर देते। तो जब कभी भी कोई भी कर्मचारी, कोई भी वर्कर हमारे प्रति कोई क्लेम दाखिल करता है, तो उसका यदि हमें मुआवजा देना पड़ेगा तो हम इस रिजर्व में से चुकाएंगे, ठीक है। वर्क्समैन एक्सीडेंट रिजर्व और फंड। तो वर्क्समैन एक्सीडेंट फंड मतलब कि यदि कुछ प्रोडक्शन के टाइम पे मशीनरी के ऊपर काम करने से या फिर किसी भी तरीके से कोई भी वर्कर को चोट लग गई या कोई उसको फिजिकली लॉस हुआ, मेडिकल का इश्यू आया, दवा खर्चा, डॉक्टर का खर्चा, हॉस्पिटल का खर्चा हुआ, तो उस एक्सपेंस को हम रिकवर करने के लिए या फिर उस समय पे ये जो रिक्वायरमेंट है ना, वो वर्क्समैन एक्सीडेंट फंड जो है वो हमें राहत दिलाएगा। बच्चे ये सारे जो रिजर्व है ना, मैं आपको एक बात बताता हूं कि मान लो कि हमें एक डेटर्स के पास से पैसा लेना है, 1 लाख रुपया हमें लेना है, राइट, और मार्केट में हमें 80,000 रुपीज चुकाना बाकी है। तो मैं तो भाई घर पे जाके शांति से सो जाऊंगा, मुझे क्या प्रॉब्लम है, 1 लाख रुपया लेना है और सिर्फ 80,000 चुकाना है। लेकिन हुआ क्या बच्चे कि जो 1 लाख रुपीज जिनके पास से मुझे लेना था, वो डेटर डिक्लेयर हो गया इंसॉल्वेंट, बैंकरप्ट हो गया वो। अब उसके पास से तो पैसा मिलेगा नहीं, मुझे तो आ गई बैड डेट्स। तो ये जो बैड डेट्स का लॉस गया मुझे, अब क्या होगा, मैं क्रेडिटर को तो चुकाना पड़ेगा। उसे तो मैं बोल नहीं सकता हूं ना कि भाई मेरी बैड डेट्स तो आपकी भी बैड डेट्स, मैं आता हूं आपके वहां पे और आपको हिसाब करना सिखा दूंगा कि बैड डेट्स की एंट्री कैसे होती है। ये तो चलता नहीं है। तो मतलब क्या हुआ कि यदि वहां पे बैड डेट्स हुआ तो मेरे पास कुछ रिजर्व होगा, तभी तो मैं उस बैड डेट्स के लॉस को रिस्टोर कर पाऊंगा और मुझे जिनको चुकाना है उसे चुका पाऊंगा। एक्चुअल अमाउंट जब तक मुझे पता नहीं चलेगी कि कितनी मिलने वाली है, तब तक मेरे से कुछ नहीं होगा। इसीलिए तो बच्चे हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स बनाते थे, लेकिन वो हो गया स्पेशल रिजर्व। और ये जो रिजर्व है ना, वो नेसेसरी नहीं होते, और दूसरी बात रेगुलर काम में भी नहीं आते।
अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये आपने वर्क्समैन एक्सीडेंट फंड और रिजर्व क्रिएट किया 10,000 रुपए का, पूरा साल खत्म हो गया, ठीक है। तो आप वर्कर को टेरेस पे ले जाओगे कि भाई आज 31 मार्च है, पूरे साल में हमने ये 10,000 रुपए का जो एक्सीडेंट फंड था वो हमने बचा के रखा था, लेकिन अभी तक कुछ एक्सीडेंट हुआ नहीं, तो एक काम करो टेरेस पे आओ, मैं आपको धक्का देता हूँ, हॉस्पिटल का खर्चा करेंगे तो मेरा ये रिजर्व यूटिलाइज हो जाएगा। ऐसा तो होगा नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि ऐसे रिजर्व के जो एट द एंड ऑफ द ईयर तक आपको काम में भी आ सकते हैं या ऐसे ही पड़े रहेंगे, लेकिन जब नए पार्टनर के आने की टाइम की बात हुई तो वो टाइम पे ये सारा जो रिजर्व हमने क्रिएट करके रखा है, तो वो रिजर्व क्रिएट हुआ कहां से था? प्रॉफिट में से था। तो ओल्ड फर्म का जो ओल्ड प्रॉफिट था वो किसके लिए होगा? वो किसके हिस्से का होगा? तो कि भाई वो तो ओल्ड पार्टनर का ही होगा। तो मतलब नए पार्टनर को इस पुराने प्रॉफिट में कुछ हिस्सेदारी नहीं मिलने वाली। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो यहां पे बच्चे जो भी रिजर्व्स आपने क्रिएट किए हुए हैं या फिर ऐसा प्रॉफिट कि जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब कि इकट्ठा हो रखा है उस प्रॉफिट को, जो आपने अभी तक पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, वैसे प्रॉफिट नए आने वाले पार्टनर के एडमिशन से पहले हम ओल्ड पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। समझ में आई बात? इसके अलावा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट हमने कहीं पे किया हुआ है, अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो मार्केट के हिसाब से चेंज होती रहती है, तो वो इन्वेस्टमेंट में यदि मार्केट वैल्यू डाउन हो जाती है मतलब कि हमें इन्वेस्टमेंट में भी लॉस हो रहा है, तो उस लॉस को रिकवर करने के लिए हम ये फ्लक्चुएशन फंड जनरेट करते हैं कि भाई यदि इन्वेस्टमेंट में लॉस हुआ तो ये रिजर्व काम में आएगा। अब मान लो कि एट द एंड ऑफ द ईयर तक या नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम तक हमारे इन्वेस्टमेंट में हमें कुछ लॉस नहीं हो रहा, तो ये इन्वेस्टमेंट किसका होगा बच्चे? ऑफ कोर्स ओल्ड पार्टनर का होगा। समझ में आई बच्चे बात? तो इस तरीके के जो भी रिजर्व्स आपने क्रिएट किए हुए हैं, जो रिजर्व्स आज तक मतलब के न्यू पार्टनर के एडमिशन तक यूटिलाइज नहीं हुए, उस रिजर्व के पर ओल्ड पार्टनर्स का ही हाथ होगा, उसका ही हक होगा, और ओल्ड पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, अब यहां पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कौन सा लगेगा? ओल्ड रेशियो लगेगा। तो ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर के अंदर आपको इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना पड़ेगा बिफोर एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर। गॉट इट? समझ में आया? अच्छा एक और बात है, मान लो कि यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट बैलेंस भी दिख रही है बैलेंस शीट में। हाँ, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड हमेशा सारी की सारी क्रेडिट बैलेंस ही होती है, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट बैलेंस है, मतलब क्या हुआ इसका? प्रॉफिट। तो ये तो पुराने फर्म का पुराना प्रॉफिट है ना? मान लो कि 31 मार्च 2019 का ये बैलेंस शीट है, और जो न्यू पार्टनर एंटर हो रहा है ना वो 1 अप्रैल 2019 से हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पुरानी बैलेंस शीट का ये जो प्रॉफिट आपको दिख रहा है वो प्रॉफिट किसका होना चाहिए? ओल्ड पार्टनर का होना चाहिए। आप बोलोगे कि सर वैसे तो हम लोग ये प्रॉफिट को पार्टनर्स के भीतर बांट देते। हाँ बच्चे बांट देते, लेकिन कभी कभार आपको बैलेंस शीट में भी ये बैलेंस देखने को मिलेगी, तो समझना कि ये ओल्ड फर्म के ओल्ड प्रॉफिट के बारे में बात हो रही है, तो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में आपको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? समझ में आई बात? अब असेट साइड आपको क्या देखने को मिलेगा? तो असेट साइड एक, यदि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट लायबिलिटी साइड होगी, तो पीएनएल अकाउंट की डेबिट बैलेंस मतलब कि लॉस आपको कहां दिखेगा? एसेट साइड दिखेगा। हमेशा एसेट साइड जितनी भी बैलेंस होगी ना वो डेबिट बैलेंस होगी। समझे? एक और गुडविल ये भी दिखाई देगा आपको,
लेकिन इस गुडविल के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं गुडविल वाले पोर्शन में कि भाई यदि ओल्ड गुडविल आपको दिख रही है फर्म की, ओल्ड गुडविल यदि आपको दिख रही है तो वो दोनों पार्टनर या तो पुराने पार्टनर्स के बीच में आपको राइट ऑफ कर देनी होती है। तो याद है हमने एंट्री की थी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट क्रेडिट। समझ में आई बात? वो हमने इसीलिए किया था, लेकिन वो गुडविल वाले पोर्शन में हमने इसके बारे में सीख लिया। इनके अलावा क्या होगा तो कि भाई एक आएगा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस फंड, या तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर लिखा होगा, ठीक है। तो ये भी हमारा डिफर्ड रेवेन्यू या डिफर्ड कैपिटल एक्सपेंस है, और ये जो डिफर्ड एक्सपेंस है ना उनको भी न्यू पार्टनर के आने से पहले हमें निकाल देना होता है। अब मान लो नए पार्टनर के आने से पुराने पार्टनर की जो पार्टनरशिप थी ना वो क्लोज हो जाती है और फिर नई पार्टनरशिप बनती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने एक होल्डिंग के पीछे एडवर्टाइजमेंट के लिए 10 लाख रुपए का खर्चा किया था, 10 साल तक वो होल्डिंग चलने वाला था, लेकिन 10 साल खत्म होने से पहले नया पार्टनर आ रहा है, तो क्या नया पार्टनर इस जो एक्सपेंस को एसेट्स मानकर उसमें हिस्सा देगा? नहीं देगा। वो तो बोलेगा ना कि भाई पुरानी फर्म का आपका एडवर्टाइजमेंट है तो मैं क्यों इसमें हिस्सा दूं, ये तो आपका है, पुराने पार्टनर का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ओल्ड गुडविल को पार्टनर्स के बीच में राइट ऑफ कर दिया जाता है, सेम वैसे ही एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस फंड को भी राइट ऑफ कर दिया जाता है ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। तो मेरे बच्चे ये जो आप दिख रहे हो ना बैलेंस शीट के अंदर आने वाले ये टॉपिक्स, ये सारे लोग ऐसे हैं कि जो ओल्ड पार्टनर के बीच में ओल्ड रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर। समझ में आई बात? चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं इसके बारे में ताकि आपको ज्यादा आसानी हो जाए और आप अच्छी तरीके से सीख पाओ, ठीक है। ओके, तो रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस के टॉपिक के अंडर में हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 58, जिसे आप ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 58 है ना, वो क्या दिखा रहा है देखिए ध्यान से। शब्बीर एंड जीवान आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2. Joy was admitted for 1/3 share in the profits. On the date of Joy's admission, balance sheet of Shabir and Jivan showed a general reserve of rupees 1,60,000 and a balance of rupees 1,20,000 in profit and loss account on asset side of the balance sheet. Pass necessary journal entries on the treatment of this item on Joy's admission. जॉय के एडमिशन के टाइम पे आपको जर्नल एंट्री करने के लिए बोला गया बच्चे। हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये है 58, जिसके अंदर दो पार्टनर थे शब्बीर एंड जीवान। ये दोनों पार्टनर थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था इनका 3:2 का। ओके, अब फर्म के पास जनरल रिजर्व कितना पड़ा है तो कि भाई जनरल रिजर्व है ना वो 1,60,000 का है। ये 1,60,000 का जनरल रिजर्व जिनके ऊपर नए आने वाले पार्टनर जॉय को कुछ भी हिस्सा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ओल्ड प्रॉफिट है, ओल्ड पार्टनर का प्रॉफिट है, इसीलिए ये दोनों ओल्ड पार्टनर के बीच में ओल्ड रेशियो से ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, ठीक है। मतलब कि यदि ये 1,60,000 को 3:2 में इन दोनों के बीच में आप बांटोगे तो कितना आएगा तो कि भाई शब्बीर के हिस्से में आएगा 96,000 और जीवन के हिस्से में आएगा 64,000। मैंने 1,60,000 को 3:2 के रेशियो में ये दोनों ओल्ड पार्टनर के बीच में बांट दिया, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट बैलेंस बताया है कि वो एसेट साइड में है, मतलब कि पीएनएल अकाउंट की वो कौन सी बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, और उसकी अमाउंट दी हुई है हमें 1,20,000।
तो ये 1,20,000 जिसे आप क्या बोलोगे, ऑफ कोर्स इसे लॉस बोला जाएगा। तो जिस तरह से ये एक्यूमुलेटेड जो प्रॉफिट था उसमें हमने ओल्ड पार्टनर को ही हिस्सा दिया, नए पार्टनर को उसमें कुछ नहीं मिला। सेम एज वे ये जो लॉस यहाँ पे 1,20,000 का है उसको भी डिवाइड कौन करेगा, क्योंकि भाई ओल्ड पार्टनर ही करेंगे। तो ये 1,20,000 को ओल्ड पार्टनर के बीच में 3:2 में बांट दिया जाएगा, 72,000 एंड 48,000। ठीक है, अब इसकी देखते हैं जर्नल एंट्री किस तरह से लिखेंगे हम। तो सबसे पहले कोई भी प्रॉफिट को आप पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो सिर्फ मुझे इतना बताओ कि प्रॉफिट के कारण कैपिटल इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। तो कि ऑफ कोर्स पार्टनर का कैपिटल है वो इंक्रीज होता है। और हमने पहले भी बताया था, बोला था कि जब कभी भी पार्टनर को प्रॉफिट मिलता है तो उनकी कैपिटल इंक्रीज होती है, और जब पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होती है तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। क्या होता है बच्चे, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। अच्छा, दूसरे तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखना। बैलेंस शीट है ये, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जनरल रिजर्व को दिखाया जाता है, और यहां पे बोला कि एसेट साइड में पीएनएल अकाउंट की बैलेंस है, राइट। तो अभी हमने जब डिस्क्राइब किया था तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड सिर्फ क्रेडिट बैलेंस ही होती है। अब इस क्रेडिट बैलेंस वाली आइटम को हमें क्लोज करना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। जनरल रिजर्व की बैलेंस हमेशा क्रेडिट होती है, उसे क्लोज करना है अभी नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो मतलब जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शब्बीर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू जीवांश कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। समझ में आ रही है बच्चे बात आप लोगों को। तो यहां पे ये जो जनरल रिजर्व था कितने का, 1,60,000 का, उसे क्लोज करने का टाइम आ गया है और वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, पूछो। प्रॉफिट है कि लॉस है, पूछो। इंक्रीज हो रही है कैपिटल के डिक्रीज हो रही है, तो कि भाई यहां पे कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो कैपिटल अकाउंट में 96,000 एंड 64,000 शब्बीर और जीवन के अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। समझ में आ रही है बच्चे बात। अब दूसरा ट्रांजैक्शन बिल्कुल उल्टा है। असेट साइड में हमेशा कौन सी बैलेंस आती है, डेबिट बैलेंस आती है, ठीक है। और वैसे देखा जाए तो ये पीएनएल का डेबिट बैलेंस मतलब कि क्या होता है, लॉस होता है। अब आप लॉस को पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, ऑफ कोर्स डिक्रीज होगी। और जब कैपिटल डिक्रीज होती है तो बच्चे कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। तो मतलब इस एंट्री में क्या हो जाएगा, शब्बीर कैपिटल अकाउंट डेबिट जो था इनके हिस्से का 72,000, जीवंश कैपिटल अकाउंट डेबिट 48,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट 1,20,000। अब देखो फिर से दूसरी तरीके से सोचते हैं। असेट साइड पीएनएल अकाउंट की बैलेंस मतलब कि डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस को यदि निकाल देना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। हमने पीएनएल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। समझ में आई बात। तो इस तरीके से यदि ओल्ड प्रॉफिट का कुछ भी एक्यूमुलेशन दिया हुआ है तो उस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस को पार्टनर्स के बीच में, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा।
जिसमें नए आने वाले पार्टनर को कुछ भी शेयर नहीं मिलेगा। इज दैट क्लियर? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59A, बेन, ब्रॉड एंड मोइन। तीन पार्टनर के बारे में बात कर दी है हम लोग, यहां पे पहले लिख लेते हैं डिटेल। बेन, ब्रॉड एंड मोइन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2. They admitted Rashid for 1/6 share. Following items appears in the balance sheet on the date of admission. क्या क्या डिटेल दी हुई है? तो कि एक जनरल रिजर्व कितने का दिया हुआ है? 36,000 का। फिर कंटिजेंसी रिजर्व दिया हुआ है 6,000 का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट बैलेंस दी हुई है बच्चे। मतलब क्या होता है क्रेडिट बैलेंस? मतलब प्रॉफिट। तो प्रॉफिट दिया है 18,000 का। एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस फंड वो दिया हुआ है 24,000 का। यहां पे आपको एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट में डेबिट लिखा हुआ है, आमतौर पे नहीं लिखा होता ना तो भी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट ही होता है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म एक्सपेंस है, डिफर्ड एक्सपेंस है, इसीलिए। ठीक है, तो ये इतनी डिटेल आपको दी हुई है और बोला है कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अब देखते हैं कि किस तरह से इनकी जर्नल एंट्रीज आंसर लिखा जाएगा। उसके लिए आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखते हैं कि वो कैलकुलेशन किस तरह से होता है। अब सबसे पहले जनरल रिजर्व को तीनों ओल्ड पार्टनर के बीच में ओल्ड रेशियो से, ये जो दिया हुआ था ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। यदि किसी क्वेश्चन में यहाँ पे आपको न्यू रेशियो दिया होता तो भी हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। नए पार्टनर का शेयर दिया है तो भी हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम अभी जो ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस एंड रिजर्व के बारे में देख रहे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो से ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। समझ में आ रही है बच्चे बात आप लोगों को? हाँ, तो अभी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया है आपका 24,000 का। ठीक है, अब पहले से शुरुआत करते हैं। जनरल रिजर्व 36,000 का जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट अमोंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2। तो 36,000 को 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो बेन के हिस्से में आएगा 18,000, ब्रॉड के हिस्से में 10,800 और मोइन के हिस्से में आएगा 7,200। ये 36,000 को हमने ओल्ड रेशियो से ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। फिर कंटिजेंसी रिजर्व 6,000 का, वो भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5:3:2 में तीनों पार्टनर के बीच में। तो 6,000 को 5:3:2 मतलब कि 3,000, 1,800 एंड 1,200। सेम एज वे पीएनएल अकाउंट की क्रेडिट बैलेंस को भी 18,000 को भी पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 18,000 को 5:3:2 में 9,000, 5,400 एंड 3,600। और सेम एज वे ये जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस की डेबिट बैलेंस दी हुई है, तो वो डेबिट बैलेंस को भी हम तीनों पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन कितना आएगा? तो कि भाई 12,000, 7,200 और 4,800 ये डेबिट बैलेंस है और बाकी की ये तीनों जो है वो क्रेडिट बैलेंस है। समझ में आई बात? अब हमें क्या करना है? तो कि भाई हमें इसका अब जर्नल एंट्री पास करना है। फर्स्ट इन तीनों को हमने कैलकुलेशन अलग अलग किया आदत डालने के लिए। क्यों? क्योंकि मैं चाहता तो इसकी जगह पे आपको बोल सकता था कि भाई जनरल रिजर्व 36,000 प्लस
कंटिजेंसी रिजर्व 6000 प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट बैलेंस 18000, इन तीनों का आप टोटल करो और उस टोटल को 5:3:2 में बांट दो, हो जाएगा। अभी के लिए हो जाता, लेकिन जब हम अकाउंटेंसी को, अकाउंटिंग सिस्टम को बनाएंगे, मतलब कि पार्टनरशिप की अकाउंटिंग जब लिखने जाएंगे ना, तब हमें हर एक कैपिटल की, हर एक पार्टनर की डिटेल है ना, वो अलग अलग लिखनी पड़ेगी। तो क्यों ना अभी से ही ऐसी आदत डालें। समझ में आई बात? तो अब जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, ये तीनों क्रेडिट बैलेंस है, तीनों क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट को क्लोज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो कि भाई डेबिट करना पड़ेगा। तो मतलब पहली जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना था वो, 36,000। कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट 6,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 18,000। 2 बैंस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, अब इन तीनों का टोटल आ जाएगा। अब जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तब आपको तीनों डिटेल को अलग अलग दिखाना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट के अंदर, जनरल रिजर्व भी अलग, कंटिजेंसी रिजर्व भी अलग और पीएनएल अकाउंट भी अलग, और इन तीनों का अकाउंट भी अलग अलग कॉलम में होगा। तो आपको वहां पे इसी तरीके से ये तीनों को दिखाना पड़ेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे वर्किंग नोट में उसी हिसाब से आपको समझाया। ठीक है, अब बेंस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, बेन का ये जो तीनों आइटम आया जो उनके कैपिटल में क्रेडिट हुआ, ठीक है, उनका टोटल आपको करना होगा। फिर नेक्स्ट टू ब्रॉड कैपिटल अकाउंट, ये तीनों का टोटल वहां पे आ जाएगा। एंड टू थर्ड पार्टनर है मोइन, तो मोइन्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा इन तीनों का टोटल। समझ में आ रही है बच्चे बात आप लोगों को? हाँ, तो यहां पे बैंक के कैपिटल अकाउंट में 18 + 3 + 9 मतलब टोटल हो जाएगा 30,000। ब्रॉड्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा 10, 11, 16, 17, 18,000 एंड मोइन के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा 12,000। ये हुआ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट इफेक्ट। ठीक है, अब ये जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, इनकी डेबिट बैलेंस होती है, और इस डेबिट बैलेंस वाली आइटम को क्लोज करने के लिए, इफेक्ट को क्लोज करने के लिए हमें उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। मतलब कि सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी बच्चे, तो कि भाई सेकेंड एंट्री हो जाएगी बैंस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ब्रॉड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोइन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितनी अमाउंट थी, 24,000 की। और ऐसे जो डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया तीनों का, वो यहाँ पे 12,000, 7,200 और 4,800। इस तरीके से न्यू पार्टनर के एडमिशन के टाइम पे यदि पुरानी फर्म के अंदर कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या फिर किसी रिजर्व का बचना वहां पे दिख रहा है, तो वो नए पार्टनर के एडमिशन से पहले ओल्ड पार्टनर के बीच में ओल्ड रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करके उन अकाउंट्स को क्लोज कर दिया जाएगा, जिस तरह से हमने जनरल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, पीएनएल अकाउंट की क्रेडिट बैलेंस एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट की डेबिट बैलेंस को क्लोज किया। समझ में आई बात? चलो इसी तरीके से एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59 का ही बी। देखते क्वेश्चन में क्या बताया है। मुरली एंड राहुल वेर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3। तो यहाँ पे मुरली एंड राहुल के बारे में बताया गया है। रेशियो क्या दिया है, 4:3 का। ऑन 1 अप्रैल 2019 they admitted Lokesh as a new partner. On the date of Lokesh admission, the balance sheet of Murli and Rahul showed a general reserve of rupees 84,000. यहाँ पे जनरल रिजर्व दिख रहा है कितने का, 84,000 का। जनरल रिजर्व कितने का बच्चे, 84,000 का। एंड डेबिट बैलेंस ऑफ रुपीज 8,400 इन P&L अकाउंट, मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कौन सी बैलेंस, डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस मतलब कि लॉस, वो कितना दिखाया हुआ है, 8,400। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दिस आइटम ऑन लोकेश एडमिशन। अब लोकेश के एडमिशन के टाइम पे क्या करेंगे, तो कि भाई हमें पता है कि ये मुरली और राहुल के बीच में, मतलब कि ओल्ड पार्टनर के बीच में ओल्ड रेशियो से ये 84,000 के जनरल रिजर्व को एंड 8400 के P&L अकाउंट की डेबिट बैलेंस को क्लोज करने के लिए वहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा उन दोनों के बीच में। ठीक है, तो पहले जनरल रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। 8,400 उनको 4:3 में, मतलब 7, 48,000, 36,000 इतना जनरल रिजर्व दोनों के बीच में जाएगा। और 8400 को यदि मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो 4800 एंड 3600। अब आप ही बताइए इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। हाँ, तो कि भाई इनकी जर्नल एंट्री में कुछ नहीं होगा। देखो पहले जनरल रिजर्व की बात करें तो जनरल रिजर्व की बैलेंस हमेशा कैसी होती है बेटा, क्रेडिट होती है। अब उसे क्लोज करने के टाइम पे क्या हो जाएगा, डेबिट। तो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, $84,000 टू मुरलीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 48,000 टू राहुल्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 36,000। ठीक है, अब सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी बच्चे, तो कि P&L अकाउंट की डेबिट बैलेंस है, उनको क्लोज करने के लिए हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। तो P&L अकाउंट की बैलेंस क्रेडिट होगी, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने से क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ओल्ड पार्टनर मतलब के मुरलीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, राहुल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। तो राहुल के हिस्से में 4,800 का लॉस, मुरली के हिस्से में 4,800 का लॉस, राहुल के हिस्से में 3,600 का लॉस, और इस तरीके से 8,400 का यहाँ पे P&L अकाउंट का बैलेंस जो था न्यू पार्टनर के एडमिशन के टाइम पे उनको क्लोज कर दिया गया। समझ में आई बात। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 59C। अब देखो 59C में क्या बताया हुआ है। ओके, नेक्स्ट 59C, गिव द जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व ऑफ ₹72,000 at the time of admission of Zinu when there is no claim against it.
द फर्म हैज टू पार्टनर सोनिया एंड टीना। तो यहां पे सोनिया एंड टीना की बात कही है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ बताया नहीं है, तो आप जानते हो क्या होगा, इक्वल होगा। और वर्क्समैन कंपेंसेशन रिजर्व यहां पे दिया हुआ है 72,000 का, एंड देयर इज नो क्लेम, मतलब कि ये 72,000 रुपीज एज ए रिजर्व ही फॉर्म में पड़े हैं, हमें अभी तक कोई क्लेम चुकाना नहीं आया। समझ में आई बात? और ना ही किसी वर्कर ने हमारे ऊपर किसी तरीका का क्लेम किया हुआ है, हमें कुछ चुकाना नहीं है। मतलब कि ये 72,000 जो न्यू पार्टनर जीनू के एडमिशन के टाइम पे बैलेंस शीट में पड़ा है, वो सोनिया और टीना के बीच में उनके रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। मतलब कि 36,000 फॉर सोनिया एंड 36,000 फॉर टीना। सो जर्नल एंट्री वुड बी, तो कि भाई वर्क्समैन कंपेंसेशन रिजर्व, रिजर्व की बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस होती है, इनको हमें क्लोज करना है तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट बैलेंस। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 72,000 टू सोनियाज कैपिटल अकाउंट credit 36,000 to Tina's capital account credit 36,000। इज दैट क्लियर? समझ में आई बात बच्चे? हाँ, अब आपको क्वेश्चन हो रहा होगा कि सर यदि इसी तरीके का सम हो, वर्क्समैन कंपेंसेशन रिजर्व दिया हो और यदि उसमें कोई क्लेम हो तो क्या होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 डी में क्या लिखा है। गिव द जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व ऑफ 72,000 at the time of admission of Zenith when there is a claim of rupees 48,000 against it. The firm has two partner Karan and Diya। पार्टनर का नाम दिया है यहां पे करण एंड दिया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ नहीं दिया है, मतलब क्या होगा, इक्वल होगा। अब ये करण और दिया की बैलेंस शीट में वर्क्समैन कंपेंसेशन रिजर्व कितना दिख रहा है, तो कि वो भाई 72,000 का है, लेकिन कुछ क्लेम है, देयर इज अ क्लेम ऑफ रुपीज 48,000। अब देखो हुआ क्या, पुरानी फर्म के जो दो पार्टनर थे करण और दिया, उन लोगों ने 72,000 का रिजर्व क्रिएट किया हुआ था कि भाई किसी वर्कमैन ने हमारे पर क्लेम किया तो हमें उसका मुआवजा देने के लिए ये अमाउंट काम में आएगी। अब नया पार्टनर आ रहा है, अब वो आकर पूछेगा ना कि भाई आपको वर्क्समैन को कुछ क्लेम देना है, हम बोलेंगे हाँ भाई देना है। देना है मतलब क्या, कि अभी पेमेंट हमने किया नहीं है, फ्यूचर में हम पेमेंट करेंगे। अब क्या होगा, आज 1 अप्रैल से तो न्यू पार्टनर आ रहा है फर्म के अंदर एडमिट होने के लिए। अब मान लो कि जून जुलाई में हमने वो क्लेम चुकाना पड़ा, तो उस समय पे तो ये नया पार्टनर भी पार्टनर होगा। समझ रहे हो ना, जो जीनत की बात आपको की हुई है ना, तो वो जीनत है, वो जून जुलाई में तो पार्टनर होगा अपना, समझे। तो कि भाई जितना क्लेम आपको चुकाना है ना, उतनी अमाउंट आप अभी फर्म में पड़े रहने दो, ताकि मुझे मतलब कि नए पार्टनर को कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। समझ में आई बात? तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये 72,000 का रिजर्व पड़ा है अभी, और उसमें से क्लेम कितना है 48,000 का, तो जो रिमेनिंग अमाउंट 24,000 की आई ना, उसे ये दोनों पार्टनर के बीच में
मतलब कि 12,000 रुपया बांट दो। जो एक्सेस अमाउंट है रिजर्व की वो उतना ही बंटवारा होगा। बाकी की अमाउंट क्या होगी, तो कि वो तो भाई फर्म में अभी पड़ी रहेगी। और जब जून जुलाई अगस्त में आफ्टर एडमिशन ऑफ द जीनत जब कभी भी आप वो क्लेम को चुकाओगे तो इस अमाउंट में से चुकाओगे, ताकि जिन्नत के जेब में से कुछ भी पैसा आपके ये पुराने क्लेम के लिए ना जाए। समझ में आई बात? हाँ, तो इस तरीके से बच्चे आपको यदि कोई क्लेम है तो वो क्लेम की अमाउंट यहां से माइनस करके आपको बचा हुआ एक्सेस अमाउंट ऑफ रिजर्व विच इज डिस्ट्रीब्यूट अमोंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे लिखेंगे, तो कि भाई इनकी जर्नल एंट्री के लिए आपको लिखना पड़ेगा फर्स्ट, एक तो वर्क्समैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 72,000, ये अकाउंट को तो क्लोज करना ही पड़ेगा। ठीक है, 2, ये 72,000 में से हम फर्म में कितना रखेंगे, तो कि भाई वो होगा वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम, जो हमारी लायबिलिटी होगी, है ना। ये लायबिलिटी होगी फर्म की 48,000 की, जो मैंने आपको बताया कि भाई जून जुलाई अगस्त में चुकाई जाएगी आफ्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स जिन्नत। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे जब हम वर्कर लोगों को क्लेम चुकाएंगे तो वो टाइम पे जिन्नत की जेब में से कुछ भी नहीं जाएगा। समझ में आ रही है बच्चे बात? हाँ, 2, अब जो एक्सेस अमाउंट थी वो हमने दोनों पार्टनर के बीच में बांट दी, मतलब के करंट कैपिटल अकाउंट $12,000 एंड टू दियाज कैपिटल अकाउंट 12,000। समझ में आया आपको? जब कभी भी वर्क्समैन कंपेंसेशन रिजर्व आपको दिया हो, उसमें से क्लेम माइनस करने के बाद यदि कोई क्लेम है तो, वरना हम पूरे का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दे ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। यदि क्लेम है तो हम क्लेम को माइनस करने के बाद जो एक्सेस रिजर्व बचेगा उसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अच्छा, अब आपको क्वेश्चन ये आएगा कि सर यदि ऐसा हुआ कि हमने 72,000 का रिजर्व रखा हुआ था और 80,000 का क्लेम आया तो क्या होगा, तो कि भाई तो पार्टनर्स के बीच में बांटने के लिए कुछ बचेगा नहीं, उल्टा 6,000 रुपीज उनको घर से लेके आना पड़ेगा। क्योंकि किसी भी हाल में जो न्यू पार्टनर जिन्नत है वो ये क्लेम की अमाउंट को भरने में मदद नहीं करेगा। समझ में आई बात? हाँ, इज द क्लियर? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59E। गिव द जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व of rupees 24,000 at the time of admission of Manvi, when investment market value 1,10,000 and appears at rupees 1,20,000. The firm has two partners, Sunil and Avdesh. तो सुनील एंड अवधेश कुछ दिया नहीं है, मतलब रेशियो इक्वल ही होगा। ठीक है, अब आपको क्या बताया तो कि भाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना दिया है 24,000 का, और हमने जहां पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ना वो इन्वेस्टमेंट की प्राइस ऑन पेपर 1,20,000 दिख रही है, appears in the balance sheet of rupees 1,20,000, but the exact market value of this investment which is rupees 1 lakh. So
डाउन वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट ₹20,000 रिकवर फ्रॉम 10,000, मार्केट वैल्यू 1,10,000 है, सो डिक्रीज वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट ₹10,000 विच इज रिकवर फ्रॉम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो ये जो मार्केट वैल्यू यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की डिक्रीज हुई, वो डिक्रीज की अमाउंट 10,000 को रिकवर कर लिया जाएगा, क्योंकि नए पार्टनर के आने के टाइम पे इन्वेस्टमेंट हम बेच नहीं सकते, अभी मार्केट वैल्यू डाउन चल रही है ना। तो ये मार्केट वैल्यू से जो 10,000 रुपीज का लॉस हो रहा है, तो वो आने वाला पार्टनर तो भुगतेगा नहीं। अब सीधी सीधी बात है, आप किसी नई फर्म में एज ए न्यू पार्टनर जा रहे हो और पुराने पार्टनर ने कुछ पुरानी जगह पे इन्वेस्ट किया हुआ है, वो इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू दिख रही है 1,20,000, हालांकि उसकी मार्केट प्राइस हो गई है 1,10,000। तो ये 10,000 का जो लॉस है, वो क्या आप उसे शेयर करोगे? नहीं, कोई भी न्यू पार्टनर पुरानी फर्म का लॉस शेयर नहीं करेगा। तो इसके लिए तो हमने ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया था। 10,000 का लॉस जा रहा है, 24,000 का टोटल रिजर्व था, सो रिमेनिंग 40,000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दोनों को 7,000 रुपया मिल जाएगा। जर्नल एंट्री क्या होगी अब बच्चे? तो क्या भाई इनकी जर्नल एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्योंकि किसी भी रिजर्व अकाउंट की बैलेंस है ना, वो क्रेडिट बैलेंस होती है, उसे क्लोज करने के टाइम पे वो कर दिया जाएगा डेबिट। 2, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट में ये 24,000 के इन्वेस्टमेंट में से, रिजर्व में से कितना डाल दिया जाएगा? 10,000, ताकि उतना लॉस हमारा सेट ऑफ हो जाए। टू सुनील्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 7,000। टू अवधेश कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 7,000। गॉट इट? तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो हमारे पास था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो हमारे पास था, उस रिजर्व को ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी आपको एफ और जी दो जो क्वेश्चन दिख रहे हैं सेम वैसे ही है। एफ में आपको बता देता हूं कि जनरल रिजर्व 4,800 का था, लेकिन नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम पे 20% अमाउंट है ना, वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए बोला है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो कि भाई 4,800 के रिजर्व में से 20% माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगी वो ओल्ड पार्टनर के बीच में आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। एंड फाइनली जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट क्रेडिट टू बोथ द पार्टनर शकील एंड रहमान अकाउंट क्रेडिट। इज दैट क्लियर? समझ में आया? और बूटस्ट्रैप एंड बिल वाला जो क्वेश्चन है वो सेम टू सेम हमने अभी जो किया उनके जैसा ही है। ठीक है, यदि ना समझ में आए तो आप मुझे क्वेश्चन रिप्लाई कर देना, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताता हूँ। ठीक है।